श्री राम कृष्ण वचनामृत परिच्छेद 7। श्री राम कृष्ण तथा ईश्वर चंद्र विद्यासागर। श्री विद्यासागर का मकान। आज शनिवार है, श्रवण कृष्ण षष्ठी, 5 अगस्त 1882 ईस्वी। दिन के 4 बजे होंगे। श्री राम कृष्ण किराए की गाड़ी पर कलकत्ते के रास्ते बदुड़ बागान की तरफ जा रहे हैं। भवनाथ, हाजरा और मास्टर साथ में हैं। आप पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर के घर जाएंगे। श्री रामकृष्ण की जन्मभूमि जिला हुगली के अंतर्गत कमरपुकुर गांव है, जो पंडित विद्यासागर की जन्मभूमि वीर सिंह गांव के पास है। श्री रामकृष्ण देव बाल्यकाल से ही विद्यासागर की दया की चर्चा सुनते आए हैं। दक्षिणेश्वर के काली मंदिर में प्रायः उनके पांडित्य और दया की बातें सुना करते हैं। यह सुनकर कि मास्टर विद्यासागर के स्कूल में पढ़ाते हैं, आपने उनसे पूछा, क्या मुझे विद्यासागर के पास ले चलोगे? मुझे उन्हें देखने की बड़ी इच्छा होती है। मास्टर ने जब विद्यासागर से यह बात कही तो उन्होंने हर्ष के साथ किसी शनिवार को 4 बजे उन्हें साथ लाने को कहा। केवल यही पूछा, कैसे परमहंस हैं? क्या वे गिरवे कपड़े पहनते हैं? मास्टर ने कहा, जी नहीं, वे एक अद्भुत पुरुष है। लाल किनारीदार धोती पहनते हैं, कुर्ता पहनते हैं, पॉलिश किए हुए स्लीपर पहनते हैं। रानी रासमानी के काली मंदिर की एक कोठरी में रहते हैं, जिसमें एक तख्त है और उस पर बिस्तर और मच्छरदानी। उस बिस्तर पर लेटते हैं। कोई बाहरी भेष तो नहीं है, पर सिवाय ईश्वर के और कुछ नहीं जानते। अहरनिश उन्हीं का चिंतन किया करते हैं। गाड़ी दक्षिणेश्वर काली मंदिर से चलकर श्याम बाजार होते हुए अब अमहर्स्ट स्ट्रीट में आई है। भक्त लोग कह रहे हैं कि अब बदुड़ बागान के पास आई है। श्री रामकृष्ण बालक की तरह आनंद से बातचीत करते हुए आ रहे हैं। अमहर्स्ट स्ट्रीट में आकर एकाएक उनका भावांतरण हुआ, मानो ईश्वरावेश होना चाहता है। गाड़ी राममोहन राय के बाग की बगल से आ रही है। मास्टर ने श्री रामकृष्ण का भावांतरण नहीं देखा, झट कह दिया, यह राममोहन राय का बाग है। श्री रामकृष्ण नाराज हुए, कहा, अब ये बातें अच्छी नहीं लगती, आप भावाविष्ट हो रहे हैं। विद्यासागर के मकान के सामने गाड़ी खड़ी हुई। मकान 2 मंजिला है, साहबी ढंग से सजा हुआ है। मकान के चारों ओर खुली जगह है, जो दीवार से घिरी हुई है। मकान के पश्चिम की ओर फाटक है। आंगन में बीच बीच में पुष्प वृक्ष लगे हुए हैं। नीचे पश्चिम वाले कमरे में ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ी है। विद्यासागर ऊपर रहते हैं। जीने से चढ़कर ऊपर जाते ही उत्तर की ओर एक कमरा है। उसके पूर्व की ओर एक हॉल है। हॉल के दक्षिण पूर्व वाले कमरे में विद्यासागर सोया करते हैं। दक्षिण की ओर और एक कमरा है। ये सारे कमरे कीमती पुस्तकों से भरे हैं। पुस्तकों पर सुंदर जिल्द लगवाकर उन्हें अच्छी तरह सजा कर रखा गया है। हॉल के पूर्व की ओर मेज और कुर्सी है। यहीं बैठकर विद्यासागर काम किया करते हैं। जो लोग उनसे मिलने आते हैं, वे मेज के तीनों ओर रखी हुई कुर्सियों पर बैठा करते हैं। मेज पर कागज, कलम, स्याही आदि लिखने की वस्तुएं, बहुत सी चिट्ठियां और कुछ पुस्तकें रखी हुई है। इस मेज के दक्षिण दिशा के कमरे में एक छोटा बिछौना है। यहीं पर आप शयन करते हैं। मेज पर जो चिट्ठियां रखी हुई है,
उनमें क्या लिखा है? शायद किसी विधवा ने लिखा है, मेरा नाबालिग बच्चा अनाथ है, उसकी ओर देखने वाला कोई नहीं। आप ही को उसकी ओर देखना होगा। किसी ने लिखा है, आप कहीं चले गए थे, इसलिए हमें इस माह का पैसा समय पर नहीं मिला। बड़ी तकलीफ हुई। किसी गरीब छात्र ने लिखा है, आपके स्कूल में निःशुल्क भर्ती तो हो गया हूँ, पर मुझ में पुस्तकें खरीदने की भी सामर्थ्य नहीं है। किसी ने लिखा है, मेरे परिवार के लोगों को खाने को नहीं मिल रहा है, मुझे एक नौकरी लगवा देनी होगी। उनके स्कूल के किसी शिक्षक ने लिखा है, मेरी बहन विधवा हो गई है, उसका सारा भार मुझ पर आ पड़ा है, इतनी तनख्वाह में मेरा गुजर नहीं हो पाएगा। शायद किसी ने विलायत से पत्र लिखा है, मैं यहाँ विपत्ति में पड़ा हूँ, आप दीन बंधु हैं, कुछ मदद भेजकर इस संकट से मेरी रक्षा करें। किसी ने लिखा है, अमुक तारीख को हमारे फैसले का दिन निश्चित हुआ है, उस दिन आप आकर हमारा झगड़ा मिटा दें। श्री रामकृष्ण देव गाड़ी से उतरे। मास्टर राह बताते हुए आपको मकान के भीतर ले जा रहे हैं। आंगन में फूलों के पेड़ हैं, उनके बीच में से जाते हुए श्री रामकृष्ण बालक की तरह बटन में हाथ लगाकर मास्टर से पूछ रहे हैं, कुर्ते के बटन खुले हुए हैं, इसमें कुछ हानि तो ना होगी? बदन पर एक सूती कुर्ता है और लाल किनारे की धोती पहने हुए हैं, जिसका एक छोर कंधे पर पड़ा हुआ है, पैरों में स्लीपर है। मास्टर ने कहा, आप इस सब के लिए चिंता ना कीजिए, आपकी कहीं कुछ त्रुटि ना होगी, आपको बटन नहीं लगाना पड़ेगा। समझाने पर लड़का जैसे शांत हो जाता है, आप भी वैसे ही शांत हो गए।